वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम नया टेस्ट सीरीज़ लगाने वाले हैं, वो भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। और ऐसे लगभग 4 टेस्ट आएंगे आपके, और इसमें आप अपने आप को जज कर सकते हो कि हाँ, जो चारों टेस्ट में कैसे नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि अच्छे टेस्ट हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई है, मतलब अरेंज करना है, ठीक। तो बोल रहा है कि इल्बर्ट वाली, फिर बोल रहा है कि श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, सर विलियम्स हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति। तो ये सबसे पहले सिर्फ ये फैक्ट्री एक्ट जो हुई थी ना, श्रमिकों की सुधार के लिए, दशा को सुधारने के लिए आया था, जो एक्ट आया था, और वो आया था लगभग 1881 के टाइम आया था। और देखो, मैंने ऊपर लिट्टन, रिपन और लॉर्ड कॉर्नवालिस और हेस्टिंग के जो जिस एरा में जो चीज़ें हुई हैं वो मैंने लिखवा दी थी। रही बात उसकी, तो फिर से मैं कर देती हूँ लॉर्ड रिपन के बारे में। तो लॉर्ड रिपन के बारे में लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो इसका कार्यकाल लगभग 1880 से लेकर 1884 तक था, और ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ना, उसी के दौरान हुई हैं, ठीक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया था तो 1882 में आया था, 82 में, ठीक। और श्रमिकों का इसमें आया था, और सर विलियम हंटर की जो आई थी, नियुक्ति हुई थी, तो ये भी 82 में आई थी। और लास्ट में इल्बर्ट का, जब ये सारा हो गया था, इल्बर्ट की जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो जजेस होंगे, तो वो जजेस सिर्फ इंडियन मतलब जो जजेस होंगे वो कोई यूरोपियन कल्प्रिट्स को नहीं उस पर सज़ा सुना सकते हैं, ठीक। और एक और बस चीज़ हुई थी इसके टाइम, अफ़गान की जो संधि हुई थी, अफ़गानिस्तान वाली जो संधि थी 1881 में हुई थी। बस ये चीज़ें हो गई। लगभग 4 पॉइंट्स हो गए इल्बर्ट की, और रिपन के ही टाइम हुई हैं जो 1880 में। अगर मान लो क्वेश्चन फ्रेम होता है कि इसमें से कौन रिपन के टाइम हुआ था, जैसे वैरन हेस्टिंग के लिए क्वेश्चन फ्रेम हुए थे एक बार भी, तो ऐसे कर सकते हैं। तो हमें आंसर मिल गया, श्रमिकों की जो दशा के सुधार के लिए पहला कारखाना एक्ट आया था, इसी टाइम पारित हुआ था, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है, हमसे कहा गया कि अंग्रेज साम्राज्यवादी प्रजाति के हैं तथा हम पर शासन करना उनका ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। यदि हमने उनका विरोध किया तो वे अपनी साम्राज्यवादी प्रजाति के सिर जैसे गुणों को दिखाना प्रारंभ कर देंगे। और ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, ठीक है। स्टार्टिंग में जो ये लोग प्रेयर वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे, तो यही दिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक उद्योगों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला बोल रहा है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल जो 1853 में काव सजी नाना भाई के द्वारा बम्बई में स्थापित की गई थी। भारत की पहली जूट मिल जो है 1855 में रिसरा बंगाल में स्थापित हुई थी। तो चीज़ें बंगाल से ही शुरू हुई थी, तो पहला स्टार्ट वहीं हुआ होगा। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, एक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौरी चौरा कांड के बारे में बताना है, ठीक है। चौरी चौरा जो कांड हुआ था, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है। यह घटना फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गाँव से हुई थी। इस घटना के बाद गांधी जी का बहुप्रतीक्षित जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की थी, वो 4 साल के लिए स्थगित हो गया था। तो इसका आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे वाले में ना बोला इन्होंने 4 साल के लिए हुआ था, 4 साल के लिए नहीं हुआ था, 6 साल के लिए हुआ था, 6 साल के लिए हुआ था, ठीक है, 6 ईयर्स, ठीक। और बस हो गया, तो इन्होंने 6 साल के लिए स्थगित कर दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा कक्षा 8 के पश्चात ही दी जाए, ठीक, कि 8 के बाद ही 8 क्लास के बाद ही आप अंग्रेजी पढ़ाएं। कक्षा 2 से कक्षा 7 तक की शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों पर आधारित होनी चाहिए, मतलब मैनुअल प्रोड्यूस्ड वर्क पे आधारित होना चाहिए। तो तीनों बिल्कुल सही है। वर्धा स्कीम में ये था कि भाई अब जो भी नॉर्मली जो है वो अपने मातृभाषा में सीखेंगे प्राइमरी एजुकेशन, बट 8 के बाद हम अंग्रेजी भले ही सिखा दें, ठीक। तो ये हो जाएगा, तीनों आंसर सही हो जाएगा। नील आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये पढ़ना ज़रूरी है, कौन सा सही नहीं है। तो अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू और संगठित विद्रोह नील विद्रोह था, ठीक है, बिल्कुल सही है। किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर झूठे करार द्वारा नील की खेती करवाई गई थी और जाती थी। हाँ, दीनबंधु मित्र से नील दर्पण द्वारा गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया गया था, बिल्कुल। नील आंदोलन की शुरुआत 1759 के मध्य में नाटकीय ढंग से हुई थी, और यही ईयर गलत है, 1759 में तो नहीं हुई थी भाई, 1859 में हुई थी।
जब 1857 की क्रांति हो गई थी उसके बाद हुई थी, तो यही रॉन्ग दिया हुआ है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कमीशन के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कांग्रेस के बारे में, इसकी स्थापना इन्होंने लगभग 1925 में हुई थी। लाला लाजपत राय को इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया था और कांग्रेसी एवं स्वराज्यवादी नेता CR दास के द्वारा इसके तीसरे एवं चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता भी की गई थी। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो इन्होंने बोला कि 1925 में की गई थी, कब, जो काकोरी ट्रेन वाला हुआ था 1925 में ही हुआ था ना, जबकि ये इसकी स्थापना 1920 में ही कर दी गई थी, ठीक है। NCM स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्ट हो गई थी और 31 अक्टूबर 1920 के अप्रॉक्स की गई थी, बस ये चीज़ है। और बाकी ये दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आते हैं, फिर से बोल रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री परिषद के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये स्वतंत्र भारत के बाद जो उनको उनको मिनिस्ट्रीज़ मिली थी और जो कमीशन संभाल रहे थे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस पहला देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक ही चीज़ के लिए बहुत फेमस थे, कि किसके लिए? यूनाइट करने के लिए इंडिया को। तो यूनाइट कैसे करेंगे हम? कुछ ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ों की वजह से तो उनका A का 2 हो जाएगा, मतलब गृह मंत्री, सूचना प्रसारण, ये उनका काम था। तो A का 2 तो एक ही में मिला है, बट ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी शिक्षा मंत्री थे, तो B का 3 है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उद्योग आपूर्ति थे। जयराम जी खाद्य, ठीक है। तो जय जवान जय किसान से याद कर सकते हैं, जयराम जी खाद्य के लिए थे। तीसरा स्टेटमेंट हो गया, कांग्रेस का कराची अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की बात कर रहा है। पहला बोल रहा है कि वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अच्छा, इस अधिवेशन के 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, कांग्रेस के कराची के पहले। गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए इस अधिवेशन का आयोजित किया गया था। तो इसमें तीनों बिल्कुल सही हैं कि इस अधिवेशन के पहले ही इन लोग राजगुरु, सुखदेव और इन लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, ठीक है। और गांधी इरविन का जो टाइम था ना, जो पैक्ट हुआ था, लगभग 29 मार्च 1931 कराची में आयोजित किया गया था स्वीकृति प्रदान करने के लिए, ठीक है। और इसका तो हमें पता है अधिवेशन कब हुआ था, 1981 में। 1981 में कराची का अधिवेशन हुआ था, ठीक। उसी को, ये वाले अधिवेशन को वो करने के लिए। और बस गांधी जी, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है बस। वो तो बाद में ही है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो गए थे और जो इन्होंने साइन कर दी थी कि हाँ फांसी दे देनी चाहिए। किनको नहीं देनी चाहिए? जो लोग अहिंसा में इन्वॉल्व थे उनको नहीं देना चाहिए। और मतलब कुछ ऐसा था कि जो क्राइम ज़्यादा किए होंगे और जिनके खिलाफ़ कुछ रिपोर्ट होंगी नॉन वायलेंस का, तो वो हटा देंगे। वायलेंस जो क्रिएट किए होंगे बस उनको देंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित फिर से क्रम में लगाना है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, बंगाल का विभाजन, तो कौन सबसे पहले हुआ था? ठीक है, देखो, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 18 लगभग 99 में हुआ गया था। विश्वविद्यालय आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1902 में। और बंगाल का विभाजन में पता 1905 में हुआ था, लगभग लास्ट में ही हुआ था। और प्राचीन स्मारक की जो हुई थी 1904 में हुई थी, तो 1 साल का बस फ़र्क है। तो अगर 4 लास्ट में है तो 4 तो सब में लास्ट में है, तो हमारे पास C विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त प्रस्ताव के बारे में बोल रहा, अगस्त ऑफर जो हुआ था 1940 वाला, में किए गए विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा और उसमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब ये बोल रहा है, ठीक। देख लेते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, कांग्रेस के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मुख्य लक्ष्य रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संविधान के सभा के गठन का प्रावधान था, तो उसकी गठन का प्रावधान था ही। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस भी रखा गया था कि ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाएगा, आप सपोर्ट करिए, उसके बाद दे देंगे। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार, परिषद का विस्तार, तो इसमें ये सेकंड वाला कांग्रेस ने अपनाया नहीं था भाई, तो ये तो सबको पता है। उसकी स्टेटस में डोमिनियन स्टेटस सबको देखो, इसमें अच्छी बात तो थी, डोमिनियन स्टेटस का मुख्य लक्ष्य था, रखा गया था। कांग्रेस ने ही अस्वीकार कर लिया गया था, ठीक, बस। और कांग्रेस इस बात पे भी थी ना कि बिना पूछे ये लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड को इंडिया सपोर्ट कर रही है, ये द्वितीय विश्व युद्ध को घोषित कर दिए थे, ठीक है। हरिहरपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा।
बोल रहे सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी समय कांग्रेस विचारधारा को लेकर दो गुटों में विभाजित हो चुकी थी कांग्रेस। गांधी जी सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके थे और वे हरिजनों के लिए उद्यान के कार्य में लग गए थे। ठीक है, तो इसमें डी विल द राइट आंसर, सारे ही सही हैं। इसी टाइम जो है कांग्रेस वो बढ़ गई थी और लगभग ये जो हुआ था 1938 के अप्रॉक्स हुआ था। ठीक है, जो हरिहरपुर अधिवेशन जो है, तो सुभाष चंद्र बोस जी उसको लीड कर रहे थे। दो गुटों में विभाजित हो गई थी, परंपरावादी गुट था और एक आम जो परिवर्तनवादी था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूना समझौता पैक्ट के दलितों पर हुए प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो पूना पैक्ट में दलितों पे जो प्रभाव हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ठीक है, तो पूना पैक्ट किस लिए हुआ था हमें पता ही है, जो मैकडॉले अवार्ड आ गया था ना उसका, दलितों के लिए रिजर्वेशन का, तो उसकी वजह से अम्बेडकर जी हाँ बोल दिए थे और गांधी जी नाराज़ हो गए थे। गांधी जी नाराज़ इसलिए हो गए थे क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही थी कि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो और एटलीस्ट कम्युनल चीज़ों में बंटवारा हो, मतलब कम्युनिटी में ही बंटवारा होने लगे रिजर्वेशन के बेस पे, और हमें पता है अंग्रेज चाहते भी यही थे। ठीक, तो वो फास्ट अनटिल डेथ पे चले गए थे और आंदोलन छेड़ दिए थे, तो इसीलिए अम्बेडकर जी मिलने गए थे। तो पूना में ही ये वो हुआ था, पैक्ट हुआ था, मतलब साइन हुई थी, अग्रीमेंट हुई थी। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि उसके हिसाब से कौन सी चीज़ें उससे प्रभाव हुई थी। इसने दलितों को राजनीतिक हथियार बना दिया था। ठीक है, हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंधकार युग को जारी रखा। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है। पूना पैक्ट हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंधकार युग को जारी रखा और कई समस्याओं को जन्म दिया था। बस ये चीज़ें दोनों ही सही नहीं है। पूना पैक्ट का जो क्या कहते हैं उसे, इम्पैक्ट था। प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। प्रार्थना समाज वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुराम द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसमें सामाजिक सुधारों की अपेक्षा धार्मिक सुधारों पर बल दिया गया था। ठीक है, तो ये 1 और 2 दोनों सही है। बोला इन्होंने कि सामाजिक सुधारों की अपेक्षा धार्मिक सुधारों पर दिया गया था, ये उल्टा बोल दिया है, जबकि सामाजिक पे ज़्यादा दिया गया था ध्यान। ठीक है, सोशल चीज़ों पे ज़्यादा दिया गया था, तो 1 और 2 विल द राइट आंसर। ठीक, और केशव चंद्र सेन जी 1867 में ही स्टार्ट कर दिए थे और बस मेन चीज़ें यही थी। और इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, ये लोग काम किए थे। जाति की जो व्यवस्था थी, स्त्री का शिक्षा का स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन भी इन्होंने किया था। तो बहुत सारे प्रार्थना समाज उस लेडीज़ और सोशलाइज कामों में दिया था। तो इन्होंने बोला कि धार्मिक को ज़्यादा काम दिया, नहीं, सामाजिक में भी इतने सारे काम किए। और लड़के और लड़कियों की जो एज है ना, शादी की एज, उसको भी निर्धारित करना। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा। नीचे दिए गए कूट को उपयोग करते हुए फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, हिंदू दत्तक एवं प्रबंधन अधिनियम, बाल विवाह निषेध संशोधित अधिनियम। तो देखो सबके ईयर्स हमें लगभग पता ही हैं। सबसे पहले आ गया था ये विडो रीमैरिज एक्ट, जो राजा ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय तब से स्टार्ट किए थे। तो लगभग 1856 में ही ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और 1956 में ये हिंदू दत्त वाला हुआ था, मतलब जस्ट उसके इतने सेंचुरी बाद। ठीक, 1961 में मातृत्व वाला हुआ था, 61 में, और लास्ट में जब अमेंडमेंट हुई थी तो हम आज़ाद हो गए थे, तब हुई थी। ठीक, इसका तो बी विल विद राइट आंसर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह के स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था वी डी सावरकर जी ने, विनायक दामोदर सावरकर जी ने ये कहा था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर या सुमेलित करिए। कौन कौन कहाँ से लड़ा था? तो ये इजी है और इम्पॉर्टेंट भी होता है। देखो, लखनऊ से कौन लड़ा था? बेगम हजरत महल लड़ी थी। ठीक, और मथुरा से, ग्वालियर से तो तात्या टोपे थे। ठीक, फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला जी थे, मथुरा से देवी सिंह थी। तो हमारे पास 17 का हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 1 मिनट, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा तथा इन्हें फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जमींदार एसोसिएशन, बंग भाषा प्रकाशक सभा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो अब तो आ जाएगा ना।
देखो सबसे पहले हुए थे बंग भाषा, मतलब जो बंगाल की जो प्रशासक थी 1836 में लगभग हुई थी। जमींदारी का जो एसोसिएशन हुआ था उसके 2 साल बाद 1838 में हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो हुई थी 1853 में हुई थी, मतलब इस ये वाले 53 में 43 सॉरी, ठीक। और ब्रिटिश जो इंडियन एसोसिएशन जो लास्ट में ये बनी थी तो 1851 में हुई थी, तो इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा बी 4th में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन प्रमुख नेताओं को उदारवादी नेताओं की संज्ञा दी जाती है, मतलब लिबरल नेता जो थे। तो लिबरल में दादा भाई नौरोजी जी, मेहता जी, ये लोग थे। और इसमें लिबरल में रमेश चंद्र आशीर्वाद जी थे। अरविंद घोष दे के कन्फ्यूज़ करता नहीं, अरविंद घोष जी नहीं थे। आनंद मोहन बोस थे, बरुद्दीन तैयब जी थे। तो 19 का हो जाएगा हमारे पास सी 1 2 4, अरविंद घोष जी नहीं थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है तिलक की होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तिलक के द्वारा अपनी पहली होम रूल मीटिंग का आयोजन बेलगांव में किया गया था। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रांत एवं बरार में खोली गई थी। दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो तिलक जी ने स्टार्ट किया था होम रूल मूवमेंट लगभग 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। तिलक ने अपनी पहली होम रूल बेलगाम में ही की थी, और क्योंकि उधर ही के थे वो, पूना उनकी लीग मुख्यालय भी था, ठीक। शाखाएं उस आसपास ही रह गई थी। जबकि बेसेंट की जो होम रूल थी उन्होंने थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था, 1916 में वो भी स्टार्ट की थी, पर मद्रास से स्टार्ट किया था उन्होंने, ठीक है। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना उन्होंने की थी, और लगभग इनकी 200 शाखाएं थी। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह टिकी थी, बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर बोला जाए तो इनका ज़्यादा फैलाव हो गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनटीपीसी सिंगरौली से सिंगरौली प्लांट निम्नलिखित में से किस प्रकार की श्रेणी पर आधारित है। तो ये सिर्फ थर्मल कोयले पे आधारित है, ठीक है। अभी हम पता है ना कि जो नरोरा है प्लांट परमाणु वाला बुलंदशहर में है ना, वो याद होगा, नरोरा बुलंदशहर परमाणु वाला। एनटीपीसी की जो जितनी शाखाएं हैं, देखो एक सिंगरौली में है, पूछ चुका है पहले इसीलिए बता दे रही हूँ। दादरी में है, ऊंचाहार में है, गांधी फिरोजा गांधी ऊंचाहार में है। एनटीपीसी टांडा ये है टांडा, ठीक है। एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार और दादरी में है और सिंगरौली में है बस, और नरोरा वाला तो वो परमाणु वाला, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 सूची 2 से मिलाना है और कहाँ कहाँ दिया हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ ये प्लेसेस हैं। तो सबसे पहले हमें जामा मस्जिद, इजी है, याद है जामा मस्जिद कहाँ पे है, जौनपुर में है। तो जौनपुर में जामा मस्जिद है। संकट मोचन जो है वाराणसी में है मंदिर। संकट मोचन जो मंदिर है सबसे बड़ा वाराणसी। अकबर का मकबरा तो ईजी है, ये तो आगरा में ही मिलेगा। भारत माता का जो मंदिर है वाराणसी में। काशी विश्वनाथ जी का भी मंदिर इसमें ही वाराणसी में है। मणिकर्णिका घाट भी है। त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में है। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए बस। तो ये हमारे पास 22 का आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया, मैच नहीं किया है। तो कोयला के लिए सिंगरौली, तांबा ललितपुर, ये सब दिया हुआ है। तो कोयला है सिंगरौली, और तांबा ललितपुर, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ठीक। और डोलामाइट जो है मिर्ज़ापुर में दिया हुआ है। तो डोलामाइट जो है, देखो संगमपुर मिर्ज़ापुर सोनभद्र सही दिया हुआ है। तांबा जो है ललितपुर सोनरई, ठीक है। कोयला के लिए सिंगरौली फेमस है, वो तो है। डोलामाइट के लिए मिर्ज़ापुर गलत है, ये सोनभद्र के लिए है, ठीक है। सोनभद्र, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैवल्य शब्द का सही वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा हमारे निग्रंथ एवं जितेंद्र को प्राप्त करने वाला, मतलब अपने इंद्रियों पर जो कंट्रोल कर ले वो उसी को कैवल्य प्राप्त करते हैं। और बुद्धिज्म में ये टर्म यूज़ किया जाता है कि कैवल्य मतलब मोक्ष प्राप्त कर जाना, तो इसलिए इंद्रियों पर जो कंट्रोल कर लेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही सुमेलित करिएगा और ये मैच करना है किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। सुलह कुल उत्सव कैलाश बटेश्वर का जो मेला होता है वो कहाँ पे लगता है, ठीक। सुलह कुल जो है वो आगरा में लगता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आगरा। ध्रुपद का जो मेला है वाराणसी, ठीक है, हो गया वाराणसी। हरिदास जयंती जी का मेला वो वृंदावन, तो वृंदावन। और ये बच गया हमारे कौन, देवी पाटन जी का गोंडा में। तो ये आंसर हो जाएगा 25 का डी का 3, ठीक है। बस निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, कौन सा एक कथन सही नहीं दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रपाल थे।
नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष की आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी जी किए थे। तो इसमें सी वाला ही गलत है, सी, कि उन्होंने सिर्फ वही नहीं थे, बहुत लोग थे। तो चौधरी चरण सिंह जो क्या कहते हैं, एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने वो किया था। ठीक, तो कथन सही नहीं है, सी वाला विल बी राइट आंसर 26 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं, मतलब सही नहीं सुमेलित दिया है। फिर से बोल रहा है कि सही नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वाधिक जो शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या वो सीतापुर में है। हाँ, परसेंटेज वाइज जो जनसंख्या वाला जिला जो है कौशाम्बी है। और न्यूनतम, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला है बागपत। तो सारे ही सही हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सारे सही हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राप्ती नदी, गोमती नदी, मंदाकिनी नदी, सरयू नदी। तो राप्ती नदी है गोरखपुर, सरयू नदी है हमारे अयोध्या। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4, तो ए का 4 यहाँ पे मिल रहा है, ए का 4। और जो डी का है वो 2, डी का 2, एक मिनट, ये ऑप्शन ही गलत दिया है लग रहा है। ए का 4 राप्ती नदी ये हो जाएगी, और गोमती नदी हमारी हो जाएगी जौनपुर, मंदाकिनी हो जाएगी चित्रकूट। हाँ, तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक, ए का 4 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे उल्टा दे दिया ना बस, और ए बी सी डी लिख देते हैं। डी का जो हो जाएगा हमारे पास सरयू नदी का वो 2 हो जाएगा, और जो सी है मतलब मंदाकिनी नदी है वो चित्रकूट मतलब 1 हो जाएगा। गोमती नदी है जो बी का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, जबकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। ठीक, रामगंगा, वरुणा, गंडक। तो ये कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है हिमालय से जो गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, शारदा निकलती है, गंडक, रामगंगा और राप्ती। तो राप्ती जो गोरखपुर में बहती है वो गंगा से निकलती है। तो शारदा तो निकलती है, गंगा यमुना और गंडक भी निकलती है, रामगंगा भी निकलती है। वरुणा और गोमती नहीं निकलती, गोमती तो मैदान से निकलती है ना, वरुणा और ये गोमती। तो 1 2 4, 1 2 का 4, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार नवाबगंज विहार है जो उन्नाव में स्थित है। मैंने उस दिन कल याद भी कराया गया था, जो नवाब है उमराव जान से याद कर लो नवाबगंज का। समसपुर जो है रायबरेली में है, तो समसपुर पूरा जब बरेली से झुमका ले जाते हैं तो पूरा सामान लेके ही जाना पड़ता है मैच करने के लिए। हाँ, ये मेरे पास ये सूट है, ऐसा करके याद कर सकते हैं बस। ठीक है, तो ये दोनों सही हो जाएगा 30 का। और देखो एक है बखीरा में, याद कर लो। तो बखीरा कैसे याद कर लेंगे, संत कबीर नगर में। तो जो बखेड़ा खड़ा करते हैं वो संत थोड़ी ना होते हैं, जो अगर कोई इशू क्रिएट कर देते हैं ना लड़ाई झगड़ा वाला, थोड़ी ना होते हैं। पार्वती जी का पक्षी विहार है, तो पार्वती जी को वो गोंडा में है, तो कोई गुंडा पार्वती जी को ले नहीं जा सकता क्योंकि वो माता रानी है। पटना का एटा और शेर सफारी इटावा। तो शेर का सफारी वाला है वो तो है इटावा। ठीक, बस शेर की सफारी करनी है तो ईटा लेके जाना पड़ेगा भागने के लिए मार के। अब आते हैं महामात्र पसरड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ये स्टेटमेंट दिया है कि कौन उस टाइम के थे लोग। तो ये मौर्य काल में गुप्तचर और खुफिया पुलिस और सूचना विभाग थे, मतलब आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले काम करते थे ये महामात्र पसरड़ में। ठीक है, घूम के, तो बस यही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक कालीन की प्रांत दियाँ उसकी राजधानियाँ उसे मैच करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर पथ की जो राजधानी है वो थी तक्षशिला, एकदम सबसे उधर अफगानिस्तान वाला एरिया बोल रहे हैं। तो दक्षिण पथ की राजधानी है वो स्वर्णपुरी नीचे सबसे। ठीक है, मध्य की है वो पाटलिपुत्र होगी, तो मध्य की पाटलिपुत्र होगी। कलिंग की होगी तोसाली। तो उसमें हमारे पास 32 का बी होना चाहिए, तो डी का 4, एक मिनट, ये बी ये होना चाहिए, सॉरी 32 का बी होना चाहिए। कैसे, ए का 3 मैच किया क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आंसर इन्होंने गलत दे दिया, बी का 2, सी का 1 और ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि तथा हर्षचरिता और कादम्बरी के रचयिता थे। आर्यभट्ट के द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का आकलन किया गया था और तथा बताया कि पृथ्वी गोल है। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन
के दरबार में थे, बाण भट्ट जो थे, और हर्षचरिता कादम्बरी इन्होंने ही लिखी थी। हाय मेरी करम करम क्या सुंदरी करके है, तो कादम्बरी ऐसे करके याद कर लो, बाण भट्ट। तो इनमें से बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये दोनों ही सही हैं। तो ये स्टेटमेंट में लगभग यही होगा कि डी आ जाएगा ना, कि नहीं सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है। ठीक है, दोनों ही सही हैं, तो इसलिए उल्टा ही देना पड़ेगा। वराहमिहिर जो थे बहुत बड़े रचयिता थे, वीर संहिता उन्होंने वीर संहिता लिखा था। चरक जो है सबसे ज़्यादा कुषाण कालीन में लिखे थे। पाणिनि जो थी ग्रामर बुक लिखी थी। पतंजलि हमें याद ही है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोल्डिवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र ऐसा नव पाषाणिक पुरास्थल जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह जोखे संस्कृत के प्रमुख स्थलों में से एक है। तो एक पहला वाला बिल्कुल सही है, और ये एक जोखे कल्चर की से नहीं है। ठीक है, बस ये गलत हो जाएगा, तो पहला वाला ही आंसर सही है। एक और चीज़ है, कोल्डिवा में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के पास स्थित है, और इसमें तो मिले हैं। इनाम गांव जो है वहाँ महाराष्ट्र में है, इनाम गांव। तो वो भी कहाँ से जो अच्छी चीज़ें मिली हैं, मतलब एक तो चावल कोल्डी वाला मिल गया, इनाम गांव से जो मिली हैं वही जोखे संस्कृति वाली जो मिली है, जोहे कल्चर जो है, जोखे कल्चर देख लो इनाम गांव में, वो वहाँ से मिली हुई है। और यहाँ से एक किलाबंद की बस्ती, ताम्र पाषाण कॉपर करके, ऐसे वो याद कर सकते हैं, उसी टाइम कॉपर युग में ही। और मेहरगढ़ से जो चीज़ें मिली हुई हैं, मेहरगढ़ वहाँ पे कच्चे घरों का जो है वो थोड़ा सा क्ल्यू मिला था। मेहरगढ़ उधर बलूचिस्तान पाकिस्तान के जो साइड में है। चिरांद से भी मिला था, बिहार में है वो चिरांद। तो अभी कभी एरिया मैच करने के लिए आ जाता है, बिहार में चिरांद है। ठीक है, वहाँ से भी कुछ हड्डियों के उपकरण मिले हैं, और कुछ सींग उंग मिले थे, बस हड्डियाँ। पिकली हल जो है, पिकली हल, तो पिकली हल जो है वो कर्नाटक में है, कर्नाटका में है। और वहाँ से क्या मिल सकता है, तो पिकली से, पिकली पू पू करके गाना भी है ना, तो वो शंख मिले हैं वहाँ से, शंख के कुछ पार्टिकल्स मिले हैं। दामाबाद से हमें पता है कि कलश संवादन के प्रमाण वो दिशा उत्तर दक्षिण में दामाबाद से मिले हैं। बस इनाम गांव, मेहरगढ़, चिरांद, दैमा, पिकली हुल, इलाहाबाद का कोल्डिवा हो गया, इतना बहुत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बृहदेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राम चोल ने तंजौर में कराया था। यह मंदिर दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। गर्भगृह तथा शिखर विमान प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं। तो इसके आंसर हो जाएंगे, तीनों बिल्कुल सही हैं। और हमें पता है द्रविडियन शैली में ही किया गया है, क्योंकि ऊपर वाले तो लगभग नागरा वैली में शैली में करते हैं। बस हो गया। और जगन्नाथ जी का मंदिर जो है ना, नागर शैली में है। अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ दे, श्री जगन्नाथ जो अभी पूजा रथ यात्रा चलता है उड़ीसा का, तो वो नागरा शैली में है, तो नागरा शैली में है। ठीक, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला 36 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। सही, माता के गर्भ में आना हाथी बिल्कुल। बुद्ध का जन्म जो हुआ था घोड़ा का नहीं हुआ था, वो कमल में हुआ था। बुद्ध जी जब जा रहे थे ना त्याग करके, उस टाइम कमल था, तो यही हो जाएगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम जैन संगीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 37 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इस आयोजन का वल्लभी गुजरात में किया गया था। इस संगीति के परिणाम स्वरूप जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर जैसी 2 शाखाओं में बढ़ गए थे। तो देखो 37 में सबसे पहले प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी आयोजित पाटलिपुत्र में। ये गुजरात में नहीं हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक, और जो जैन साहित्य को आगम, इसका अर्थ होता है तो अंगास जैन उस टाइम हुई की सेकंड वाले में की गई थी, जो दूसरी जैन संगति हुई थी। पहले जैन की संगति में पाटलिपुत्र में होने के साथ साथ उनको जो संगति ये जो बट गए थे, मतलब इन दोनों का बंटवारा हो गया था, तो ये पहले वाले में ही हुआ था। ठीक है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ केवल 2 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। दीवाने रियासत अलाउद्दीन के काल में व्यापारियों पर नियंत्रण करने वाला एक विभाग था। वरीद ए मुमालिक अलाउद्दीन खिलजी के समय गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख अधिकारी था। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। ठीक, विक्रमदेव कैरेक्टर जो है सबसे पहले कौन सा याद होता है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त। तो हमारे पास डी का 2 आ जाएगा, तो मुद्रा राक्षस विशाखादत्त। विक्रमादेव जो थे विल्हड़, तो ए का ये हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। गौडोहा जो है वाकपत्ती, तो वाकपत्ती है गौडोहा 1। नौ साहसांग जो चरित है, नौ साहसांग चरित है पद्मगुप्त,
तो ये हो जाएंगे 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है 39 में? तो डी का 2। 1 मिनट, कौन सा ऑप्शन, क्या ऑप्शन ये लोग क्रिएट किए हैं? देखो यही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन में इसमें कुछ मिला नहीं है, तो वही ऊपर वाला सही है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है भाई कि इलाहाबाद सबसे ज़्यादा है, वैसे भी पॉपुलेशन वाइज में भी आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन सा शहर हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हरियाणा राज्य के साथ कौन कौन से शहर सीमा साझा करता है? तो सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़, बिल्कुल सारे ही करते हैं, 1 2 3 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। टोडरमल प्रारंभ में शेर शाह सूरी की सेवा में रहे, लेकिन बाद में मुगल सम्राट के अकबर के 9 रत्नों में से एक हो गए थे। टोडरमल ने धसाला बंदोबस्त स्थापित किया था, जो भू राज्य व्यवस्था का नवीन स्वरूप था। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है टोडरमल के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सहारनपुर ये नगर के नाम दे दिया है और उसका क्या कहते हैं उसे, उपनाम दे दिया है, सॉरी। सहारनपुर जो है नकाशी नगर के लिए जाना जाता है, सहारनपुर नकाशी। प्रतापगढ़ है वो बेला भवानी नगर के लिए, और ये राजाओं का गढ़ कहा जाता है। प्रतापगढ़ नाम से ही, अरे महाराणा प्रताप करके राजाओं का गढ़, ठीक। बिजनौर जो है वो कटहेर के क्षेत्र में आता है। मुजफ्फरनगर सजावट का सामान मिलता है मुजफ्फरनगर में। तो घूम घूम के मुजफ्फर क्यों करना, तो सजावट का सामान यह मिलता है। 43 का हो जाएगा सी, ठीक है। तो डी का 3, ये सब मैच के देखना पड़ेगा भाई। ए का 4 हो गया ना, हाँ ठीक है। चर्म रोग किस चीज़ों से कमी से होता है? तो पायरोक्सिन की कमी से होने वाला चर्म रोग होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और राइबोफ्लोविन वाला तो हमें याद है ना, वो रतौंदी और ये सब चीज़ों के कैराटीन की वजह से। और ये राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनार वाला अनुसंधान कहाँ है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। सब्जियों के नाम दे दिया और किस वजह से होता है, उसके प्रमुख जो कारण होते हैं उसमें बोल रहा है। खीरे में जो कड़वाहट होती है कुकुरबिटेसिन से होती है, ठीक। और जो लहसुन में जो सुगंध आता है, लहसुन में गंध एलाइमीन से होती है, जो एकदम अच्छी बेकार वाली आती है। आलू का जो हरापन होता है वो किससे होता है? वो सोलेनिन से होती है, सॉरी। हल्दी का जो पीलापन होता है कुकुरबिटेसिन से होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 46 का आंसर आएगा सी, ठीक है। तो डी का हरापन वाला, हाँ मैच, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रमुख जिले दिए हैं, मुख्यालय दे दिया। अमेठी, संत कबीर नगर, तो अमेठी का हो जाएगा गौरीगंज, ठीक है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद, कौशाम्बी का हो जाएगा मंजनपुर, और कुशीनगर का बॉर्डरौना, बस। तो 47 का हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन। तो न्याय तो कपिल करेंगे, तो न्याय तो गौतम करेंगे, ऋषि गौतम, ठीक है। तो न्याय का हो जाएगा ऋषि गौतम। वैशेषिक का कनाद है, जो एटॉमिक है वो कनाद है। सांख्य दर्शन जो है वो किसका है? वो कपिल का है, तो कपिल जी का है। योग दर्शन पतंजलि, ठीक। और बस इनके इतने थे। और जो चारवाक थे लोकमत वाले, वो तो हमें याद ही हो जाएंगे, चारवाक की थ्योरी। 48 का हो जाएगा डी बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक साक्षरता दर जिलों का बढ़ते क्रम में लगाइए। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें लगाइए। तो हमारे पास सबसे गौतम बुद्ध नगर ही पढ़ा लिखा है, फिर कानपुर आता है। तो 13 किस में मिल गया? 1324 इटावा सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंसस के लिए मैंने एक वीडियो भी डाल दिया और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही उसमें रखे होंगे, तो जाके आप जरूर देख लीजिएगा। लगभग 5 से 6 मिनट की वीडियो है, उसको 10 बार रिवाइज कर लीजिएगा, बस खत्म, 2-3 बार बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची और उसके खेती, मतलब दे दिया खेती और उसके नाम देना है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो है वो जो ऑरिकल्चर वाला, मतलब इंग्लिश वाला देख लेते हैं, सॉरी। तो ऑरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर तो वनों की खेती होती है, तो फॉरेस्ट वाला हो गया। तो सिल्वीकल्चर जो है वनों की खेती, तो बी का 1 ही होगा। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन ही कट गया। सब्जियों की जो खेती है, तो ये तो ईजी होता है ना, सब्जियों की जो खेती होती है ऑरिलोकल्चर होती है। तो कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी का 3। तो डी का 3 आंसर मिल गया सी हो जाएगा 50वें का सी। और अलकृंत वृक्ष हो, मतलब कल्टीवेशन ऑफ द ऑर्नामेंटल श्रब्स की जो बारे में बोल रहा है, तो वो हो जाएगा ये आर्बियो कल्चर। फिर फसलों की जो खेती होती है एग्रोनॉमी, बिल्कुल एग्रीकल्चर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा तथा इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। सबसे पहले प्रारंभ करते हुए कि आखिरी तक कौन कौन से हुए थे। हिंदुस्तान अकादमी की स्थापना, उत्तर प्रदेश सिंध अकादमी की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, भारतीय भवन पुस्तकालय की स्थापना। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झीलों और तालों को पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाना है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में कौन कौन सी झीलें और ताल? मोती व गौर झील सबसे पहले आएगा, मोती और गौर झील रामपुर में जो है, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 सबसे पहले आएगा, तो 2 इसमें आ रहा है दोनों में। मोती गौर झील के बाद आएगा करेला और इतौजा का झील जो लखनऊ में है, तो रामपुर के बाद वही आता है, तो ये हो जाएगा लखनऊ। तो लखनऊ हो जाएगा मोती करेला, तो 2 के बाद 1। एक मिनट, ठीक है। तो लखनऊ पहले आएगा, फिर आता है रामपुर, फिर ये जो करेला और इतौजा का जो झील है वो आएगा, एंड देन आएगा 3 बाड़ताल जो गौखर है शाहजहाँपुर वाला, ठीक, मिर्ज़ापुर। तो ये हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है। इसमें तो ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, पर यही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवाई अड्डे दे दिए हैं, उसके शहर दे दिए हैं, तो खेरिया जो है वो कहाँ पे है? तो खेरिया आगरा में, तो तुम्हारी जो खैर है आगरा का पेड़ा खाने पे खा लो खेरिया। बमरौली जो है वो इलाहाबाद में है हवाई अड्डा। फुर्सतगंज, तो फुर्सत मिलेगा तो बरेली जाएंगे झुमका के लिए। तो चकेरी जो हवाई अड्डा है वो कानपुर में है, ठीक। बस तो याद करने के लिए, बमरौली जो है इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में बहुत बड़ा बम है, ऐसे याद कर लेते हैं, इलाहाबाद है। और जो चकेरी है फुर्सतगंज, फुर्सत मिलेगा तो रायबरेली जाएंगे, ऐसा। खेरिया आगरा हो जाएगा, तो 53 का हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिक विकास मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा किस में हुई थी? तो ये पंचवर्षीयों में जो सेकेंड वाला हुआ था ना, उसी पे ध्यान दिया गया था, तो बी विल बी द राइट आंसर। पहले वाले में कृषि उसी का ज़्यादा था, फिर सेकंड वाले में बहुत ज़्यादा आईटीज़ और ये सब इस्टेब्लिश हुए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जनजाति निवास स्थल सम्मिलित नहीं दिया हुआ है? तो इसमें वैगा सिद्धार्थनगर में नहीं है, सोनभद्र में पाई जाती हैं, सोनभद्र। तो हमें जल्दी जल्दी कवर भी करना पड़ेगा भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। संविधान का 73वां संशोधन करने के लिए अध्याय 9 जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया और जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ था। बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 56 का हो जाएगा हमारे पास सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सामवेद में ऐसे मंत्रों का संकलन है जिन्हें गाया जा सकता है, तो सामवेद म्यूजिक के लिए ही गाया जाता है। सामवेद के पुरोहित उद्दाता कहलाते हैं थे। और संगीत के 7 स्वरों की जानकारी सर्वप्रथम सामवेद से ही मिलती है, तो बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। सामवेद में ऐसी चीज़ें हैं और वो म्यूजिक के लिए। यजुर्वेद थोड़ा सा जो यज्ञ संबंधित जो चीज़ें थी ना, वो उसमें थी, पुरोहित और ये लोग जो कहलाते थे। और यहाँ पे उद्दाता पुरोहित उद्दाता कहलाते थे, और वहाँ के पुरोहित अधुर्वे कहलाते थे, जो यजुर्वेद की बात कर रही हूँ मैं, बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तो आंसर मैंने टिक कर दिया ना, हाँ। सूची को महाजनपद और उससे मिलाना है, तो पांचाल की जो महारानी थी, मतलब देखो सबसे इजी तो हो जाएगा कुरुक्षेत्र, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंद्रप्रस्थ दिल्ली, ठीक। कुरुक्षेत्र। सूरसेन और अयोध्या, तो अयोध्या कौशल के नंदन, कौशल अयोध्या के नंदन कुछ कर गाना भी है ना, तो कौशल से राशन। अभी हो जाएगा सूरसेन जो है मथुरा, तो सूरसेन जो है मथुरा जो है पांचाल जी का सबसे बरेली, तो अहिपक्षत्र और बरेली, तो ये हमारे पास 58 का हो जाएगा सी, ठीक। डी का 3 और सूरसेन सी का 2, तो डी आंसर हो जाएगा। गुप्तकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो गुप्तकाल में क्या क्या बातें बोल रहे हैं? इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त प्रथम युगुप्त का वास्तविक संस्थापक था, बिल्कुल प्रथम ही था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 319 ईस्वी में नया संवत गुप्त चलाया था। द्वितीय ने नहीं किया था, फर्स्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 2 आंसर। मौर्यकालीन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कौन सा एक कथन सही नहीं है मौर्यकालीन वाले में? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तांबे के छोटे सिक्के धड़ कहलाते थे, यही गलत है। तो तांबे के जो छोटे सिक्के थे ना, वो कारकड़ी कहलाते थे, कारकड़ी, ठीक। बस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इकोनॉमिक्स की बात आ रही है, इकोनॉमी आ गया। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार मुख्य आरबीआई के द्वारा विनियमित होता है। भारत का सरकारी ऋण बाजार उसके कॉर्पोरेट ऋण बाजार से बड़ा हुआ है। देखो सबसे पहली बात, ये आरबीआई नहीं करता, वो कौन करता है? सेबी करता है, ठीक। स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे वाला इंडिया, ठीक। सबसे चीज़ें हैं, जब भी कोई पैसे की बात करेगा मॉनेटरी और ये सब चीज़ें, तो आरबीआई उसका माता पिता है। और जब भी कॉर्पोरेट और बॉन्ड एक्सचेंज की बात करेगा तो सेबी उसके माता पिता हैं, बस,
ठीक। तो सी बी ही करता है और ये बात सही दिया हुआ है, तो बी विल द राइट आंसर कि जो ऋण है भारत सरकार का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट्स वाला। मानव विकास सूचकांक के बारे में बोल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से इंडिकेटर जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी इंडिकेटर जारी किए जाते हैं, शिक्षा वाला भी, स्वास्थ्य का भी, और पर कैपिटा इनकम और मृत्यु दर वाला भी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक विकास की महालनोबिस रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किया और विकास मॉडल अपनाया गया। यह आर्थिक विकास और वास्तविक पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में मदद करती है, मदद करेगी ही करेगी। इसमें बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही हैं, इसका मतलब सही नहीं है, तो डी विल राइट आंसर 63 में डी आ जाएगा, ठीक है, पंचवर्षीय योजना में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो ये इसमें हमारे पास मछली पालन को खनन को शामिल किया गया है, बिजली गैस और जल की आपूर्ति द्वितीय में की गई थी, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार परिवहन एवं संचार की हिस्सेदारी वर्ष 2000 के बाद त्रिभुवन में देखी गई थी, यही गलत है, ठीक है। उस टाइम 70s 80s में ही वो चीज़ें आ गई थी, वो 2000 के बाद कहाँ गई थी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बेरोजगारी की दरों का सर्वोत्तम जो वर्णन है वो कौन सा है। तो इसमें श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत यही होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेशन होता है यही होता है, ये नहीं कि 18 साल के हो गए तो ये ऐसा करके, नहीं। नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इसकी स्थापना जुलाई 1985 में हुई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि को साख प्रदान करने के लिए सर्वोच्च संस्था है, तो ये सर्वोच्च संस्था है, पर ये 1982 में आया था, ये कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, ठीक। और आरआरबी जो सबसे पहले जो रूरल बैंक आया था ना, आरआरबी हुआ था 1975 में आया था, तो ये याद कर लेना। जब 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था उसके पहले ही ऐसे आता था, केवल 2, 66 का हो जाएगा हमारे पास बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां जो एनबीएफसी द्वारा नहीं की जाती हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल मतलब बैंक जैसा काम कर रहा है वैसा नहीं करेंगी वो, तो कौन सा गतिविधियां नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो नहीं की जाएंगी तो बैंक क्या करता है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो ये नहीं कर पाती हैं, ठीक। ये लोन प्रोवाइड कर सकती हैं, याद रखना, तो ये लोन प्रोवाइड करती हैं, इसमें तो सेकंड वाला काट सकते हैं हम लोग, तो सेकंड वाला काट ही दिए। सो आहारित चेक जारी करना, ये लोग जारी नहीं कर सकते, ठीक। यही 1 and 4 विल बी द राइट, 1 and 4 वाला 67 का हो जाएगा, सॉरी 1 and 3, सो आहारित चेक वाला 1 and 3, ठीक है। तो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं कर पाती हैं, ठीक। तो 1 and 3 एनबीएफसी कंपनी 1956 के एक्ट से एनबीएफसी से आई थी ये, ठीक है। तो इनका मेन काम होता है कि जो नॉन बैंकिंग के जैसे ज़्यादा पैसे न लेके भी लोगों को हेल्प कर सकें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें करती हैं, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं, बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के विदेशी विनिमय भंडार में निम्नलिखित में से किस परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है। अच्छा, तो किसको किसको शामिल किया गया है देख लेते हैं। विदेशी जो एफसीए फॉरेन करेंसी, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो 1 2 3 तो बिल्कुल सही हैं। ये आईएमएफ का कुछ नहीं है भाई, ये कहाँ से आ गया, एक मिनट, तो ये एक्सचेंज रिजर्व्स की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो 1 2 3 4, ठीक है, एक मिनट। भारत के विदेशी भंडार में मतलब इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन से हैं, तो 1 मतलब एसडीआर होगा, गोल्ड रिजर्व्स होंगे हैं, और ठीक है आईएमएफ ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, ठीक है, चलो ठीक है, 1 2 3 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात कर रहा है, क्या बोला है, वह कर जिसमें कारपात और काराघात दोनों एक ही बिंदु पर हो, ठीक है। आय कर, ब्याज कर दोनों प्रत्यक्ष की श्रेणी में ही आते हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। रेवेन्यू टैक्स, रेवेन्यू रिसीट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। विभिन्न करों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो, लागू कर सरकार द्वारा किया गया परसों का उपार्जन राजस्व प्राप्ति कहलाता है। बिल्कुल उसके पैसे में राजस्व में रेवेन्यू जाते हैं। किसी कंपनी अथवा सरकार के द्वारा वैसे धन की प्राप्ति जिसे आय अथवा उपार्जन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हाँ, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 70 का हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जेंडर बजटिंग के बारे में बोल रहा है। जेंडर बजटिंग चीज़ें कब आई थी, ठीक।
तो सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधन और कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर हो तो जेंडर बस्टिंग ही कहलाएगा। भारत में इस तरह की बजटीय जो प्रक्रिया हुई थी 2010 से प्रारंभ हुई थी। ऐसी बजटीय प्रक्रिया उन देशों में उपयोगी लाई जाती है जहाँ पर सामाजिक आर्थिक असमानता, थोड़ा इनइक्वलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये हमारे पास सी आंसर हो जाएगा। 2010 में नहीं आया था, 2006 वाले में ही अप्रॉक्स में ही स्टार्ट कर दिया। ये थोड़ा लेट डाटा दे दिया है तो बस। और भी बहुत तरह के बजटिंग आए थे, आउटकम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, वैसे करके। तरलता प्राप्ति के अनुपात में बताओ, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा अपनी अल्पावधिक तरलता की व्यवस्था रखना प्रावधानित है ताकि वे अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाले तीव्र वित्तीय संकट का सामना कर सकें। एक ऐसी स्थिति जहां ब्याज दर इतनी घट जाती है कि लोग पैसे को निवेश करने के बजाय रोकना चाहते हैं, तो यही लिक्विडिटी ट्रैप होती है कि जहाँ पे आपको लगता है कि यार नहीं पैसे सेव करना पड़ेगा और इतने ज़्यादा पैसे पे घट जाती है, मतलब इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाएगा तभी लोग पैसे निकाल के इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक तरह का ट्रैप होता है। हाँ, सोचने में लगेगा कि अरे यार इंटरेस्ट कम हो जाए तो लोग ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल बनाएंगे, नहीं। तो एक तरह से उनको डर होता है कि आगे ऐसा हो सकता है कि बढ़ जाए, तो वो पैसा सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक ट्रैप होता है तरह का। तो 72 का हो जाएगा ए, दोनों आंसर सही हो जाएगा। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बोल रहा है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होती है? जीरो कूपन बॉन्ड होता है जो इंटरेस्ट रेट उसके जीरो होते हैं। ठीक, ये एक प्रकार का बॉन्ड है जिसकी बिक्री शून्य कूपन दर होती है। अच्छा, इस प्रकार के बॉन्ड का इस्तेमाल सरकारों द्वारा दीर्घवादिक जो लॉन्ग टर्म की ऋणें होती हैं वो व्यवस्था करने के लिए की जाती है। बिल्कुल, ये दोनों ही सही हैं। पूंजी खाते पर पूर्व जो परिवर्तनीय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कैपिटल अकाउंट के बारे में बोल रहा है। ठीक, तो क्या क्या बोल रहा है? वित्तीय बाजार में तरलता में वृद्धि। ठीक, अल्पावधिक के रूप में विनिमय दर की अस्थिरता में कमी। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिडक्शन इन रूपी एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी इन द शॉर्ट टर्म में नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित किन कार्यों के लिए भारतीय रुपयों को पूर्ण परिवर्तन दी गई है? नीचे दिए गए कूट प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो किन कार्यों के लिए दी गई है? तो वो दी गई है सिर्फ और सिर्फ प्रेषक परिवर्तन के लिए। ठीक, विदेशी ऋणों का ब्याज भुगतान के लिए भी दी गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नहीं दी गई, डायरेक्ट फॉरेन एफडीआई के लिए नहीं दी जाती है। अप्रत्यक्ष के लिए किया गया, व्यापार के लिए। तो 1 2 4 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन दे दिया है और उसका कारण दिया है, तो रीजन पूछेगा। तो घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि में भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। तो अगर डोमेस्टिक इंक्रीज हो जाए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बॉन्ड में, तो यील्ड में, तो बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि जोखिम विमुख निवेशों के लिए इक्विटी बाजारों को कम आकर्षक बना देती है। तो ये 76 का ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं कि जब ज़्यादा बॉन्ड यील्ड बनती है ना, तो इक्विटी मार्केट में वो लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो उसका एक अट्रैक्ट करता है रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स को। ठीक, बस बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बस कैसे? अगर मान लो मेरे जो बॉन्ड की प्राइस है 10 रुपये है, ठीक, और जो मान लो 2 साल बाद इसकी जो लगभग इसकी हो गई 50 रुपये, तो देखो बॉन्ड यील्ड कितनी बढ़ गई। और यही हमारे पास 40 रुपये होता बॉन्ड प्राइस, मतलब बॉन्ड प्राइस ज़्यादा होता है तो बॉन्ड यील्ड कम आने लगेगी ना। बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बिजनेस रेडी बी रेडी के संदर्भ में कौन एक रिपोर्ट जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक करता है। भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस विषय पर विचार करिएगा और कौन सा हिस्सा है? तो शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस तो स्टेट का है, एग्रीकल्चर भी स्टेट की है, तो ओनली वन शिक्षा ही है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या, हेल्थ भी है स्टेट के ही। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोर सेक्टर में किस श्रेणी में रखा गया है? तो कोर सेक्टर्स में कौन कौन से रखे गए हैं? सीमेंट, लोहा इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी। हाँ, तो 1 2 3 का 4, तो कोर सेक्टर्स में ये सारे के सारे हैं। तो सीमेंट है, लोहा है, पेट्रोलियम है, भारी मशीनरी है, सारे के सारे कोर सेक्टर्स में ही आते हैं। 80 देख लेते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोल रहा है। इसमें व्यक्ति स्पष्ट रूप से बेरोजगार प्रतीत नहीं होता है। व्यक्ति काम में लगा होता है किंतु उस काम का उसकी सीमांत में उत्पादक शून्यता होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है पर वो होता है ना, जैसे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट होता है। मान लो एक खेती में है, इसमें 8 लोग काम कर सकते हैं पर हमने 10 लोग को रख लिया है, 10 लोग आ गए, तो वो जो 2 लोग हैं वो कोई प्रोडक्टिविटी ऐड भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि 2 लोग काम कर रहे हैं पर डायरेक्टली काम नहीं कर रहे हैं एक तरह से देखो तो। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। फिर से बोल रहा है प्रमुख वाद्य और जी शहनाई तो बिस्मिल्लाह खान जी। ठीक, और एक और थे, 1 मिनट, सितार, तो सितार विलायत से हमने लाया था, तो सितार विलायत से। तो सी का 2, तो सी का 2 2 में मिल गया और हमारे पास ए का 4,
ए का 4 सी का 2, तो हमारे पास 81 का आंसर हो जाएगा सी। और सरोज जो हो जाएंगे डी का 3, उस्ताद अलाउद्दीन खान, और वायलिन जो हो जाएंगे स्वामी पिल्लई। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तिगवा विष्णु का मंदिर के बारे में बोल रहा है, विष्णु टेम्पल के तिगवा के बारे में। इसका निर्माण काल 5वीं सदी का माना जाता है, तो बहुत पुराना माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के जिले में तिगवा नामक स्थान पर ऊंचे टीले पर यह मंदिर है। यह मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य एक सुंदर उदाहरण है। बिल्कुल, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संवैधानिक विशेषताओं में से निम्नलिखित विचार करेगा, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सी संसदीय शासन की प्रणाली आवश्यकताएं और विशेषताएं हैं। ठीक है, संसद ही की जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बोल रहा है। तो राज्य का निर्वाचित प्रमुख, लिखित संविधान, संसद के प्रति मंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी, तो यही है बस। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सिर्फ तीसरा ही आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो दिया इकाई दिया है और वो दिया है मतलब मापना दिया है। ठीक, दूरी प्रकाश वर्ष, तो डी का हमारे पास 3 आते ही हमारे पास 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट कट गए। और जो पावर है वो वॉट, ए का 4 दोनों में ही है। जो बल है, कार्य है, वो जूल बल हो जाएगा न्यूटन, बी का 2, तो बी का 2, तो डी विल बी द राइट आंसर, 84 का हो जाएगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्वनि की जो तीव्रता है वो कौन नापेगा, तो ये एक मिनट, जो ध्वनि की तीव्रता है वो कौन नापेगा, तो वो नापेगा ऑडियोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है वो, हाइग्रोमीटर जो होता है क्या कहते हैं उसे, पानी वाला है। एक हाइड्रोमीटर नमी वाला है, बैरोमीटर वो एटमॉस्फेयर प्रेशर वाला है। और बस, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, वर्षा की बूंद जो गोलाकार आकृति का कारण है वो पृष्ठ तनाव आता है, सही सुमेलित नहीं दिया है। तो वो कौन सा, नैनो द्रवों का होता है, वो घर्षण की वजह से साबुन के बुलबुले अंदर का दबाव वायुमंडल दबाव से अधिक होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से ज़्यादा है। ये गलत है भाई। मच्छर पानी पर ठहरता है, उसका डेंसिटी कम होती है तभी वो ठहर रहा है। तो तैर कौन रहा है, तो डेंसिटी कम होगी तभी वो काम होगा, डेंसिटी कम है तभी ऊपर है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 87 बोल रहा है, फिर से सूची को मिलाना है और डेज के बारे में बात कर रहा है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, ये सबको याद होना चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी याद होना चाहिए। तो ए का 4 हो जाएगा, जब ए का 4 और डी का 3, ए का 4 डी का 3 इसमें ही है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है, वो हो जाएगा हमारे 21 मार्च में। तो बी का 2, तो ये हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये खोज दे दिया है और उनके क्या कहते हैं आविष्कारता, जो आविष्कारक हैं, तो देख लेते हैं। बोल रहा ट्रांसफार्मर फेरोफॉल्ट, टेप रिकॉर्डर पाउलसन, तो टेप रिकॉर्डर जी पाउलसन, ट्रांसफार्मर फॉल्ट कर गया तो फेरोफॉल्ट, ट्रांसफार्मर फॉल्ट कर जाता है ना बस। और सबसे इजी वाले तो माइकल फैराडे डायनेमो, तो हमारे पास 88 का हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधा के रोग दे दिए हैं और उसमें बता रहा है कि कहाँ कौन से रोग होते हैं। आलू का जो वॉट रोग होता है सिनिट्रियम इंडो करके लगता है, तो सिनिट्रियम इंडो, ये हो जाएगा। बाजरे का जो हरित वाला जो रोग होता है कोलेट्रियम फाल्टम होता है। गेहूँ का जो किट रोग होता है, गेहूँ में जो किट होता है पॉक्सनिया ग्रेमिट्रिट्री होती है, तो पॉक्सनिया ग्रेमिट्रिट्री। गन्ने का जो लाल सड़न होता है स्केलेम सुम्परा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 89 का हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, तो आलू का 1, ए का 1, बी का 2, ये क्या दे रखा है इन्होंने यार। अभी बाजरे का जो हरित वाला है वो स्केले ग्रेविला है भाई, मैंने गलत लिख दिया क्या। हाँ, तो यही हुआ होगा, सॉरी गाइस। तो आलू का वॉट रोग हो गया ये, और गन्ने का जो लाल सड़न वाला है वो होता है कोलेट्रियम फॉल्कंटम। हाँ सॉरी, वो कोलेट्रियम फॉल्कंटम से होता है। गेहूं का जो किट रोग होता है वो पॉक्सिनिया से होता है, ग्रेमिट्रिट्रिक। तो यही दिया हुआ है। बाजरे का जो हरित है, तो गाइस सॉरी, तो ये आंसर हो जाएगा। सहवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सहवाल के बारे में बोल रहा है, मतलब एल्गी के बारे में। ठीक है, तो पहला शैवालों के कार्बोहाइड्रेट्स अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। शैवालों का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं फाइकोलॉजी। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो शैवाल होते हैं पदार्थ विटामिन ए सी डी ई से में पाए जाते हैं, ए सी डी ई याद रखना बस। गाय और भैंसों के मुंह पका खुरपा रोग जो होती है वो किस वजह से होती है, तो ये पिक्रोनोवायरसी अथवा वायरस से होती है बस। ब्रायोफाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ब्रायोफाइट वो होते हैं ना जो ऊपर माउंटेनियस इलाका में लग जाते हैं काई हुई के टाइम टाइप वाले। 92 का देख लेते हैं। ठीक, तो ये एक पादप जल स्थलीय प्रकृति के होते हैं। पौधे दलदल नम छायादार और पानी में पाए जाते हैं। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बिल्कुल सही है।
तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है? तो शकलकंद, प्याज, लहसुन, लीली। जो जो शकलकंद जैसे आलू वाले जो होते हैं वो स्टेम वाले होते हैं ना, ठीक। और धनकंद, अरबी, जिमीकंद, केसर, राइजोम्स, तो ये तो सही है, टर्मरिक वाला। जो 93 में जो है स्तंभकंद जो है बंडा वाला, वो गलत है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रमुख फल दे दिया है, उसके खाने की योग्य का जो भी दिया हुआ है, तो खाने के एडिबल पार्ट मतलब कौन सा खाते हैं हम, तो सेब का जो गुद्देदार पुष्पासन होता है, तो गुद्देदार जो पुष्पासन होता है वो खाते हैं। नाशपाती का गुद्देदार भी पुष्पासन होता है। आम का जो मध्य फल भीती होता है, तो आम के अंदर वाला खाते हैं हम, ठीक है। और नारियल जो होता है वो उसका तो भ्रूण पोषण होता है, एम्ब्रॉयलर ब्लास्ट, क्योंकि उसके अंदर उसका टफ पार्ट होता है, उसको फोड़ो ऐसे करके करके होता है। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ये हुआ ना फेमस क्वेश्चन। तो इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। एक मिनट। संसद विधानसभाओं के प्रत्येक चुनाव के बाद महिलाओं का रोटेशन आरक्षित क्रम में प्रणाली में लगाया जाएगा। तो देखो ये वाला गलत है, सिर्फ लोकसभा में है, बस याद रखना। तो ऐसा नहीं बोल रहे पूरे पार्लियामेंट में, संसद में नहीं है, राज्य विधानसभाओं में, मतलब लोकसभा में, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं राज्यसभा में नहीं, राज्यों में, ठीक है। तो राज्यसभा में नहीं है बस, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास दोनों गलत है, और ये रोटेशनल बेसिस पे नहीं है, ठीक है, प्रत्येक चुनाव के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कस्टमरी लॉज, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन लॉज है, बाई लॉज, कौन कौन से लॉज होते हैं, तो ये सारे लॉ कंसिडर किए जाते हैं। गोवा को भारत का एकमात्र राज्य माना जाता है जहाँ पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, नागरिक संहिता है। 1961 में अपनी मुक्ति के बाद गोवा ने पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 को बरकरार रखा, तो बिल्कुल उसी का कारण है, इसीलिए उसके यूसीसी अभी तक लागू हुआ है। लोकसभा में आचार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। एथिक्स कमेटी के बारे में बोल रहा है। लोकसभा सदस्य का अनैतिक आचरण में संबंधित शिकायत केवल सदन के सदस्य ही कर सकते, नहीं, कोई भी कर सकता है। एथिक्स आपके खराब हुए हैं तो कोई भी कर सकता है। 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए भारत के मूल संविधान में इस समिति का प्रावधान नहीं किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है, उस टाइम नहीं किया गया था, नहीं ही है प्रावधान उसमें जब अपनाया गया था। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा है कि कौन सा उपयुक्त किन शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, तो भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो ये हमारे पास मंत्रिमंडल और 2-3 नेशनल इमरजेंसी के बारे में, ठीक। तो मेंशन नॉट मेंशनड, तो नेशनल इमरजेंसी का भी वर्ड मेंशन नहीं था। कैबिनेट भी कैबिनेट मेंशन किया गया है, कैबिनेट मेंशन है, हाँ कैबिनेट मेंशन है, तो 2 और 3 सही तो है, 2 और 3 यही है, वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और ये लोग में ये मेंशन नहीं है, ठीक। कैबिनेट तो इतना नेशनल इमरजेंसी लग गया था, उसके बाद ऐड ही कर दिया गया था। 99 हो गया। निम्नलिखित में से किन मंत्रिमंडलीय और समितियों के अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो कौन कौन से करते हैं, तो इसका उत्तर बताएं। तो एक ही है जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स का नहीं करेंगे, तो तीसरा जब हम काट देंगे, जब तीसरा काटते हैं तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में नागरिकता खोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यदि कोई व्यक्ति लगातार 5 वर्षों तक दूसरे देश में रहता है तो खो देगा, नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने संविधान के प्रति निष्ठाहीन प्रदर्शन किया तो खो देगा, बिल्कुल। और यदि कोई अपनी तरफ से छोड़ देता है तो बिल्कुल खो देगा। तो 2, 3 विल बी द राइट आंसर, 2 और 3। प्रोजेक्ट चीता के बारे में बोल रहा है, 102 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है। चीता स्वतंत्र भारत में विलुप्त होने के लिए एकमात्र बड़ा मांसाहारी जाति है। चीतों को केन्या और कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था, तो केन्या से तो नहीं लाया गया था, नामीबिया और अफ्रीका में जो नामीबिया है, नामीबिया के होते हैं चीता, वो लाए गए थे। प्रोजेक्ट चीता का क्रियान्वयन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में किया जाता है, नहीं, नेशनल बायोडायवर्सिटी में नहीं है, इसका तो अलग से एक्ट है, NTCA का, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट है उसका बाकायदा, तो उसमें क्यों करेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट जो होता है कंजर्वेशन वो करती है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो ओनली 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। मैंग्रोव भारत में सभी तटीय राज्यों में पाए जाते हैं, सभी तटीय राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव वन हिमकारी तापमान में को सहन नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल, तो वो टेम्परेचर टॉलरेंस नहीं हो पाते हैं और प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, तो बिल्कुल दोनों ही सही हो जाएंगे। 103 का हो जाएगा सी।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों पर कौन से सुमेलित नहीं दिया है वो देखना है। चेरनोबिल, आप अरे भाई ये पहला वाला ही, फ्रांस कहाँ से आ गया, ये यूक्रेन में ही, या इतना सारा न्यूज़ में था तो यूक्रेन होगा। मालदीव जो है अमेरिका, ठीक है। फुफुसीमा जो है जापान आपदा में हुआ था, तो यही चेरनोबिल वाला राइट आंसर हो जाएगा। गम्बूसिया एफिसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, तो देख लेते हैं पहला क्या बोल रहा है। मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए जैविक कर्मक के रूप में इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। यह पश्चिमी घाट की एक स्थानीय प्रजाति है। पहला ही सही होगा और दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दक्षिण पूर्व राज्य अमेरिका की है, मतलब यूएसए की है बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब यही सही हो जाएगा, 105 का हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लाउड सीडिंग मतलब मेघ विजन के बारे में बोल रहा है, क्लाउड सीडिंग के बारे में बोल रहा है। यह तभी काम कर सकता है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त मात्रा में बादल विद्यमान हो, और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोनों बिल्कुल सही हैं। तो जो फॉल्स क्लाउड होता है ना, फॉल्स बारिश कराना होता है, तो उसके लिए क्लाउड क्रिएट करना पड़ता है। हाल में आयोजित G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, ठीक है। तो 107 में क्या बोल रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुदेव कुटुंबकम महापुराण से लिया गया था। भारत मंडपम नाम जो है विजयनगर साम्राज्य के कल्याण मंडपम से प्रेरित है। तो बहुत सारे, तो इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो 107 में जो है वो दोनों ही गलत है, क्योंकि ये बोला इन्होंने कि जो वसुदेव कुटुंबकम महापुराण से लिया गया था वो हमने हितोपदेश से मिलता है। उपदेश जो है उपदेश उपनिषद वाला, ठीक। और एक जो है संस्कृत पाठ वसुदेव कुटुंबकम जो है महाउपनिषद से लिया गया, प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया, वही एक तरह का उपनिषद से लिया गया, तो महापुराण से नहीं उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से, ठीक है। और जो भारत मंडपम का जो वो है, जो नेम है, वो संत वशेश्वर के अनुभव मंडपम से विचार से लिया गया है। ये नहीं कि कल्याण मंडपम से, कुछ भी मिला के बना दो तो आंसर सही लगने लगता है, ठीक है। देखने में बढ़िया लग रहा है भाई। हाल ही में समाचारों में देखा गया नमो 108 है, वो किसके बारे में दिया हुआ है नमो 108, तो वो 108 पंखुड़ियों वाले कमल की एक नई किस्म के लिए दिया गया है, कॉमन है। स्नो लियोपार्ड के बारे में बोल रहा है, अपना राष्ट्रपति घोषित किया गया है, तो यह हो जाएगा बी, किर्गिस्तान का। निम्नलिखित में से देशों पर विचार करिएगा, कौन कौन से ये ग्लोबल गल्फ कॉपरेशन। तो ये देखो ईरान और तुर्की जरूर दे देंगे ये लोग, जबकि ईरान है ही नहीं, हर जगह फंसाने के चक्कर में दे देते हैं सब। तो 1 काटने पे 1 और 2 काट दो, तो इनफैक्ट 2 भी काट दो, तो हमारे पास 110 का हो जाएगा आंसर आ गया सी 3 4 5, क्योंकि कुवैत है। तो देखो जीसीसी में कितने कितने हैं लोग, बहरीन है, याद कर लेना, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। याद रखो ईरान टर्की नहीं है बस। तो आईटी यहाँ पे काम नहीं करता, बस ये याद कर सकते हो ना कि आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ईरान और टर्की यहाँ पे जीसीसी में काम नहीं करते हैं लोग, ठीक बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीएम जनमन के बारे में बोल रहा है कि कौन से उद्देश्य से शुरू किया गया जनजातीय वाले में। तो आदिवासी के क्षेत्रों में सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है, ठीक है। सभी आदिवासी परिवारों को निःशुल्क इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी, प्रदान करना है और नहीं भाई, वो लोग थोड़े पिछड़े के हैं, तो ए ही सही हो जाएगा, ये वाला गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबेल मंडाप के बारे में बोल रहा है, चोक पॉइंट किसके बीच का है, तो ये इजी पीजी है, जिबूती और यमन के बीच का है। हाल ही में शुरू की गई जो श्रेष्ठ योजना है, इस उद्देश्य की तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र का सृजन करना होता है। क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय शिक्षा इसकी है, तो श्रेष्ठ में दोनों ही गलत हैं, क्योंकि श्रेष्ठ जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 114। जो लाल चिट्टी जो काई की चटनी है वो कहाँ की है, तो ये उड़ीसा की है। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल होती है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के लिए ओवर नॉर्थर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लोज फ्रॉम द पेनिनसुला इंडिया ड्यूरिंग द समर सीजन। तो जेट स्ट्रीम के बारे में ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और समर सीजन में से ही करती हैं। बोल रहा है कि ज्वालामुखी जो है कहाँ से उद्गम वाली बात बोल दी इन्होंने, ठीक। तो सुमेलित कौन कौन से, मरापी जापान, माउंट उलवान जो है पपुआ न्यू गिनिया, माउंट इटना इटली वाला तो है। मरापी जो है इंडोनेशिया का है, जापान का नहीं है। तो वैसे भी जापान के नाम जापान वजह से होते हैं, तो 2 और 3 विल बी राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 117। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करिएगा। अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, अरबी। तो ये संयुक्त राष्ट्र में कौन कौन सी, हिंदी कहाँ से आ गया, तो 5वां तो पहले काट दो। 117 में हिंदी नहीं है, ठीक। तो 1 3 4 बस, जर्मन भी नहीं है भाई,
जर्मन शेफर्ड वाले भी नहीं हैं। तो सिर्फ और सिर्फ देखो, अरबी है, अराबिक है, और चाइनीज़ है, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, फ्रेंच है, रूसी रशिया वाला भी है, बस ये सब, और स्पेनिश। जर्मन नहीं है, याद रखना, जर्मन नहीं है। फ्रेंच है तो जर्मनी है। भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक है। हाँ, महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता की कमी से आपूर्ति श्रृंखला में सुविधाएं आ सकती, सप्लाई चेन में ग्रेफाइट और महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में पाया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत में पर्वतीय दरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा है कि बोमडीला सिक्किम के तिब्बत राजधानी के ल्हासा से जोड़ती है। दीफा दरबा धर्रा जो है, दर्रा भारत, चीन, म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे स्थित है। बिल्कुल सेकंड वाला ही सही हो जाएगा। बोमडीला इसका नहीं, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम नहीं, अरुणाचल प्रदेश से है। भारत के उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। उत्तरी मैदान पश्चिमी भाग में दोआब स्थित है। हाँ, जो सारे दोआब होते हैं ना, तो पंजाब भी तो वही है। गंगा का मैदान घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। बिल्कुल सही है। उत्तरी मैदान समतल भूमि है जिसे उच्च चुनाव की भिन्नता नहीं है। तो बिल्कुल गलत बोला है, उसमें है। तो 1 और 2 विल बी राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से नदी दे दिया है और जल विसर्जन, मतलब कहाँ से निकल रही है। ठीक, तो पहला बोल रहा है कि कॉन्गो, तो अटलांटिक सागर में ही, ठीक है। नाइजर गिनी की खाड़ी में, ठीक। मैकोंग है जो दक्षिण, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 तीनों हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिएगा। पृथ्वी का ग्रेविटी, सौर ऊर्जा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी की कोरिका लिसाई का, मतलब कोरिलेसिस फोर्स के बारे में बात करें तो समुद्र धाराओं को सभी प्रभावित करते हैं। प्रभावित नाम आए ना, सब प्रभावित कर सकते हैं, जब तक कोई एकदम उल्टा पुल्टा नाम ना दे दियो। चक्रवात, साइक्लोन के बारे में बताओ। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे सही होने के साथ साथ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डू नॉट मेक लैंडफॉल इंडिया, वो लैंड पे ही करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स है यही करते हैं सब। देखते नहीं, बे ऑफ बंगाल में बाढ़ आता है तो पूरा जब लैंड पे आता है तो एकदम पूरे उड़ेल के वहीं पे लैंडफॉल करता है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा ना, तो 1 2 सही आंसर है। ठीक है, 1 और 2। अब आते हैं बायोगैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। बोल रहा है कि इसका उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयले के तापसीय गैसीकरण द्वारा होती है। यह बिना धुएं के जलता है, राख जैसा कोई अवशेष नहीं बनता। बायोगैस में जो मुख्य मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। प्राकृतिक गैस विपरीत उसे ऊर्जा नवीकरण स्रोत माना जाता है। तो इसमें से सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। इसका उत्पादन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कोयले के उससे होता है, नहीं, गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 125, गोमती नदी वाराणसी के पास गंगा नदी में मिलती है। गोमती नदी वाराणसी के पास मिलती है। साबरमती धरोई घाटी से होकर बहती है। गोदावरी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है प्राणहिता है। तो 125 का डी विल द राइट आंसर। हाल ही में समाचारों में देखा गया अमृतेश्वरु शब्द जो है सर्वाधिक निकट किससे संबंधित है। तो ये एक अति ऊर्जा ब्रह्मांड, एक्सट्रीमली हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज है। बस जनरेटिव जो एआई है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोल रहा है, तो 127 में, तो इसके बारे में बताना है। ठीक, तो कौन कौन से किस बेसिस पे आधारित है। तो जायंट मॉडल, ठीक है, कृत्रिम तांत्रिक नेटवर्क, ब्लॉकचेन से नहीं है, और प्राकृतिक भाषा प्रसरण से है। तो 1 2 4 हो जाएगा। तीसरा ब्लॉकचेन तो एक अलग टेक्नोलॉजी है। HPV जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। तो ये एक नॉर्मल ये हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर से, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से। 5G के बारे में बोल रहा है। ठीक, तो 5G में क्या बोल रहा है, यह बड़े पैमाने पर मशीनों के बीच परस्पर संचार को सक्षम करेगा। ठीक है, और इसे 4G की तुलना में कम लेटेंसी आएगी, इसीलिए तो लाया गया है कि कम लेटेंसी आए। तो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम सिंथेटिक एम्ब्रॉय का विकसित किया गया है, और कृत्रिम भ्रूण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। तो इसमें से कौन सा सही है। तो एक ही स्टेटमेंट सही लगा था। वे प्रयोगशाला में मानव सुकाणु तथा अंड कोशिकाओं को निषेचन द्वारा सृजित किए जाते हैं। तो यही गलत है। उसमें उसके सिंथेटिक वाले में इसमें स्टेम सेल के आधारित भ्रूण के संरचनाओं के रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो इसने बोल दिया है लेबोरेटरी ह्यूमन स्पर्म एंड एग सेल्स का। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक, तो ये सारे सही हैं, ये सारे सही हैं। अब आते हैं फाइनली रीजनिंग पे। 131 में बोल रहा है कि 12 साल का जो ओल्ड मानिक है, 3 टाइम्स एज ओल्ड इज ब्रदर राहुल। 3 साल, मतलब जो मणि का जो वर्तमान आयु है लगभग 12 साल है, तो मणि का 12 साल है। राहुल का जो वर्तमान है वो हो जाएगा 4 साल, क्योंकि वो बोला 3 टाइम्स है। ठीक, तो 3 गुना है, तो इसका मतलब 4 3 12 तभी तो होगा। ठीक, माना कि वो मान लेते हैं, माना कि
अब से वो x वर्ष की बाद माड़ी की उम्र राहुल से दुगुनी हो जाएगी मान लेते हैं, ठीक। तो जो हमारे पास लगभग x मान लेते हैं कि दुगुनी हो जाएगी। व्हाट विल द एज ऑफ मानिक इफ़ ही इज़ ट्वाइस द एज ऑफ राहुल, तो दुगुनी हो जाएगी तो x मान लेते हैं, ठीक। तो 12 में x करें और किसके बराबर होगा 2, जबकि ट्वाइस हो रही है ना 4 + x। कैसे, इसका है मान लेते ये जो इसका मानिक हमने 12 साल माना तो 12 में x जोड़ लिया और राहुल में भी हम x जोड़ेंगे और किसका ट्वाइस हो रहा है ना उसका, तो व्हाट विल द एज ऑफ मानिक, मानिक का एज क्या होगा जब वो दुगुना उस एज का राहुल का वाला होगा। तो इस तरह लिखा हमने। अब आ गया आसानी से 12 + x = 4 × 8 + 2x, ठीक। और ये हो जाएगा 12 - ये हो जाएगा और 2x - x, तो x की वैल्यू 4 आएगी, ठीक। जब x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई तो बस हमारे पास माने की जो आएगी तो 12 + 4, ठीक है, तो 16 ईयर्स के बाद आएगा, ट्वाइस हो जाएगा। अ गर्ल काउंटेड द फिंगर्स ऑफ हर लेफ्ट हैंड एज फॉलोज स्टार्टिंग विद द थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। लिटिल फिंगर 133 एंड देन इन द रिवर्स डायरेक्शन रिंग फिंगर 6, मिडिल फिंगर 7 एटसेट्रा। ही काउंटेड डाउन टू द 1994 टाइम्स हो गया। ऑन विच फिंगर डिड ही फिनिश द काउंटिंग। तो देखो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हमें एक लाइन दी जा रही है, तो 1, 9, 17, 25 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी एक यूनिफॉर्म संख्या है। तो 8 टाइम्स +1 करके लिखी जा रही है, तो 1 8 + 1 करके लिखी जा रही है, तो 9 हो जा रहा है। और ऐसे ही, ठीक। तो इसका मतलब एक जब 1994 के टाइम आएगी तो रिजल्टेंट हमारा 1994 आ रहा है ना, तो 249 × 8 + 2 करके इस तरह आएगा, ठीक। तो वो फिंगर होगा हमारे पास तर्जनी वाला, बस इंडेक्स वाला, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देर आर 10 rows and 12 columns ऑफ मैंगो ट्रीज एंड ऑर्कार्ड में द, ठीक है, ऑर्चर्ड में ये 10 रोज हैं और 12 कॉलम है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 trees इन मीटर्स एंड डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज लेफ्ट अराउंड द गार्डन बाउंड्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गार्डन। देखो सबसे ईजी है, प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे हैं, लगभग 12 पौधे हैं, ठीक। दोनों कोने के पेड़ों के बीच में 11 वाला गैप है, तो 11 × 2, 2 कोने हैं उसके बीच में 11 मीटर का गैप है, प्रत्येक 1 मीटर बचा हुआ है, ठीक है। अंतः लंबाई जो होगी लगभग 22 + 2, ठीक है, 24 मीटर का अप्रॉक्स आएगी, तो 24 मीटर का ही आएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन कैन डू वर्क 15 days एंड बी इन 20 days इफ़ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 days। 4 दिन के लिए साथ में काम कर दिया। द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, देखो ए का जो 1 दिन का कार्य है वो है तुम्हारा, क्योंकि इसने 15 दिन में, तो एक का दिन का कार्य का होगा, 1 डे का काम क्या होगा 1/15 होगा, ठीक। ऐसे ही बी का जो होगा 1/20 हो जाएगा, 1 दिन का काम बोल रहे हो, 1 डे का काम, ठीक है। तो ये दोनों हो गए और दोनों को मिला के 1 दिन का काम, ए + बी को मिला दें तो 1 दिन का काम कैसे होगा 1/15 + 1/20, ठीक। अब एलसीएम लिया हमने, एलसीएम ले लिया और हमें आंसर मिल जाएगा हमारे पास लगभग 15 20 ये हो जाएगा, फिर 7, ठीक है। अब ए और +बी का जो काम आएगा 4 दिन का बोल रहे हैं ना, 4 दिन उन्होंने साथ में काम कर दिया, ठीक है। तो 7/60 × 4, तो 7/60 इन्होंने काम कर लिया था, मतलब टोटल काम है, और × 4 4 दिन काम कर रहे हैं, तो वो कितना आएगा, तो 7/15, ठीक है। ये कट जाएगा ना, 7/15 आ जाएगा, ठीक। अब 7/15 हो गई हमारे, 4 दिन में काम हो गए, तो 4 days में काम हो गया हमारे, 4 दिन में 7/15। तो उसने बोला कि कितने काम बच गया, तो टोटल काम 1 मानते हैं हर चीज़ में, तो 1 में से माइनस करेंगे 7/15, तो 15 - 7/15, तो 8/15, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी, आंसर हो जाएगा 8/15, बस हो गया। तो यहाँ पे जो एलसीएम ले लिया गया हमने, 60 लिया, 15 20 का एलसीएम और ये 7 आएगा, ठीक। तो वही 7/60 टोटल वर्क था और टोटल वर्क हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलेंडर के बारे में। बोल रहा है 1 जनवरी 2006 को संडे था। व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज जनवरी 1 2010 का, ठीक। तो इजी ऐसे होते हैं कि सबसे पहले 31 दिसंबर उसके पहले वाला, ठीक है, 31 दिसंबर 2005 को शनिवार रहा होगा, ठीक। क्या था, सैटरडे।
2005 की बात हो रही है। वर्ष 2006 में से लेके 2006 से लगभग 2009 तक कितने और डेज आए होंगे, तो वो काउंट कर लेते हैं। और डेज काउंट करना ज़रूरी है, तभी हम वो कर पाएंगे। 1, एक उसमें 6, 1 फिर 2 फिर 1, ठीक, 6 7 8। क्योंकि जब वो आता है लीप ईयर आता है तो हम 2 और डेज काउंट करते हैं, 66 वाला, 65 वाले में नहीं, ठीक है। 366 में तो 2 डेज याद कर लेना कि लीप ईयर में हम 2 और डेज काउंट करते हैं, तो 5 दिन आ गया, टोटल 5 दिन हो गया। 31 दिसंबर 2009 को, मतलब 31 दिसंबर 2009 को होगा गुरुवार। मतलब हमारे पास होगा, क्योंकि देखो मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5, तो 5 आया था ना, तो थर्सडे था, तो 31 दिसंबर 2009 को थर्सडे आ गया, मतलब गुरुवार आ गया, ठीक हो गया। और इसी प्रकार जो 1 जनवरी 2010 होगा उसको शुक्रवार आएगा ना नेक्स्ट वाले में, तो फ्राइडे विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? पहले हमने देख लिया कि हम क्योंकि हम दिसंबर वाले में काउंट करके ऐसे जा रहे हैं, तो 2005 1 दिसंबर को सैटरडे था, क्योंकि 1 जनवरी को संडे था, ठीक। उसमें हमने 2006 से लिया कि और डेज कितने आएंगे, तो लीप ईयर मतलब नॉर्मल ईयर्स में तो नॉर्मली 1 और डेज होते हैं 365 वाले में, जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो पर लीप ईयर में 2 और डेज आ जाते हैं, तो दोनों काउंट कर लिए तो 5 आए, तो लगभग हमें पता चला कि भाई उस दिन गुरुवार था। गुरुवार है, तो जब 31 दिसंबर 2009 को गुरुवार है, तो 1 जनवरी 2010 में क्या होगा, शुक्रवार होगा, तो वही फ्राइडे आ गया आंसर। अब ये बोल रहा है कि इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये ऐसे चढ़ते हैं, देखो एक ट्रिक होती है, इसकी पावर्स होती हैं कि लगभग 397 के पावर में लगभग ये 2, ठीक है। अब उसको एक तरह से उसको 1400 लेके उसका जो नियरेस्ट वो होता है उसमें से वो कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 3 माइनस किया तो ये आता है, तो फिर स्क्वायर, फिर इसको फर्दर वो करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, ठीक। तो लगभग 1400 को अब अलग अलग कर देंगे, 1400 हो गया, उसको ऊपर पावर गया, प्लस 3 के उसके ऊपर पावर गया, माइनस 2 इंटू 1400 के पावर 3, ठीक, इंटू 3 सॉरी, ठीक। अब ये इसमें चेंज हो गया। अब आता है 196, कैलकुलेटर यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, प्लस 9 माइनस 8 400, तो ये हो जाएगा 196,609 माइनस 84, एक मिनट, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 1951609। तो ये थोड़े ज़्यादा कैलकुलेशन वाले बेस्ड हैं, तो ए विल बी द राइट आंसर, ए इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंगल पूछ रहा है भाई। अब हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट द राइट एंगल्स इन द डे, तो ये होता है लगभग 44 टाइम, क्योंकि ये क्या कहते हैं 12 घंटे में लगभग 22 बार समकोण पर होते हैं, मतलब एक बारी पे होते हैं, तो 24 घंटे में कितनी बार होंगे, 44 बार, बस सिंपल, तो वही 44 बार होता है 24 घंटे में। द स्पीड ऑफ अ मैन डाउन स्ट्रीम इन 15 किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2.5 किलोमीटर है, द मूवमेंट ऑफ द मैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो क्या होगा। तो देखो, जब भी डाउन स्ट्रीम जो शांत जल में जो भी धाराएं होती हैं उसमें लगभग जो गति आ रही है, तो उसमें माइनस कर देंगे 15 माइनस 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 15, ठीक है, 12.5 किलोमीटर पर आवर की आ जाएगी, ठीक। धारा के विपरीत मनुष्य की जो गति आ रही है 12.5 माइनस 2.5 आ रही है, तो लगभग 10 किलोमीटर का आ रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 किलोमीटर, बस, ठीक है। टुडे इज़ मंडे, आफ्टर 61 डेज विच डे विल बी द ऑकर, तो देखो ये ईजी होता है, अगर हम आज मंडे है तो 61 डेज़ के बाद कौन से डेज़ आएंगे, ठीक है, 61 डेज़ के बारे में कौन से डेज़ आएंगे देख लेते हैं। तो हर 7 दिन में दोहराया जाता है, तो इस तरह कर लेते हैं, तो 7 वाले में ही हो जाएगा, ठीक। 63 डेज़ में अगर मान लो लगभग 63 टाइम्स में आता है कि 7 9 60 होता ही है, तो उसमें मंडे आएगा, क्योंकि उसने बोला आज मंडे है, ठीक, 7 का साइकिल, तो उसके 3 दिन कम कर दो पहले ही, तो जब 2 दिन हटा देंगे तो शनिवार आ जाएगा ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लैंड के रिटर्न किया जा रहा है, इंग्लैंड को लिखा जा रहा है किसके फॉर्म में, वो 1 2 3 4 5 2 6 में। फ्रांस को लिख रहे हैं हम, फ्रांस को क्या लिख रहे हैं 7 8 5 2 9 1 में। ग्रीस को क्या लिखेंगे हम, तो GREECE, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी बात है, ग्रीस को लिखेंगे 3, इससे से उठा रहे हैं हम, 8 ईजी है। ई को क्या लिख रहे हैं हम 1 1 9, सी हाँ 9 ही था 1, बस 3 8 1 1 9 1 बी। तो यही हमारे पास हो गया, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।